आदाब नाजरीन, तेलंगाना डिबेट में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज बात करेंगे तेलंगाना सरकार के 7 साल और अक़लियतों का क्या है हाल। नाजरीन, तवील जद्दोजहद के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना रियासत तश्कील पाई। रियासत तेलंगाना में 7 साला जश्न मनाया गया। इन 7 सालों में तेलंगाना के कई शोबों में तरक्की हुई। इलाके तेलंगाना को पानी, फंड्स और मुलाजमत में नाइंसाफी को लेकर तहरीक का आगाज हुआ था। पानी और फंड्स पर शिकायत दूर हो गई, लेकिन हर घर को मुलाजमत देने का वादा पूरा नहीं हुआ। तेलंगाना रियासत ने कई अहम कारनामों को अंजाम दिया और साथ ही कई अहम मामलों में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। 7 साल पहले नफा बख्श रियासत आज मकरूज हो गई है। इस मामले पर हम बहुत सारी गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ तेलंगाना के 7 साल और अक़लियतों के हाल पर। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने रियासत की तश्कील के बाद अक़लियतों, खासकर मुसलमानों को हर शोबे में बाख्तियार बनाने का वादा किया था, जिसमें मुस्लिम सब प्लान, मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन, वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड को अदालती अख्तियार, अक़लियती बजट को मुकम्मल खर्च करना, उर्दू ज़बान को उसका हक दिलाना, नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने जैसे कई वादे किए गए थे। और तेलंगाना की तश्कील के बाद मुस्लिम मसाइल कुछ हद तक ज़रूर हल हुए हैं, लेकिन जो अहम वादे किए गए थे उन पर अमल नहीं किया गया। 7 साल गुजरने के बावजूद मुसलमानों के अहम मसाइल अभी भी हल तलब हैं। तो तेलंगाना डिबेट में आज तेलंगाना सरकार के 7 साल और अक़लियतों का क्या है हाल, इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। टीआरएस से भी जुड़ेंगे, कांग्रेस से भी जुड़ेंगे और एक खास मेहमान को भी हम जोड़ेंगे जो कि फरहत इब्राहिम है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और टीआरएस से श्रीधर रेड्डी, कांग्रेस से शुजात अली सूफ़ी साहब जुड़ेंगे। शुजात अली सूफ़ी साहब और इस वक्त फरहत इब्राहिम जुड़ चुके हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है। शुजात अली साहब, 7 साल पहले तेलंगाना की तश्कील इसलिए की गई थी, जिन चीज़ों को लेकर नारे दिए गए, तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी को लेकर, तेलंगाना का पानी, फंड्स और मुलाजिमत को लेकर, इन 7 सालों में क्या तब्दीलियां हुई? सुनहरा तेलंगाना के जो ख्वाब थे वो ख्वाब कितने पूरे हुए? खासकर माइनॉरिटीज़ की अगर हम बात करें, आज चूंकि माइनॉरिटीज़ के इशूज़ को लेकर अक्सर असेंबली में माइनॉरिटीज़ इशू पर बातें होती, सवाल होते, जवाब होते, लेकिन अमल कितना अब तक आपको देखने को मिला? देखिए, मैं सबसे पहले 12% रिजर्वेशन की बात करूंगा। ठीक, क्या रुकावट है, कौन सी रुकावट है? आपने अपने मैनिफेस्टो में ये रखा और आप इलेक्शन जीत कर वापस आए और आने के बाद आपने कानून साजी की। कानून साजी के हो जाने के बावजूद आपने ऑर्डर क्यों नहीं निकाला स्टेट में रिजर्वेशन का? तो आपके दिल में जो है कुछ कालापन था, आपका दिल साफ नहीं था अक़लियतों के मामले में, तो आपने उसका ऑर्डर ही नहीं निकाला। ये कहकर नहीं निकाला कि अगर हम ये ऑर्डर निकालते हैं तो हो सकता है कि कोई जाए कोर्ट में इसको रुका दे। ऐसी तो सरकार नहीं चल सकती। अभी देखिए, फिरका परस्त भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल लेवल पर ऊंची जात के लोगों को रिजर्वेशन दिया है 10%, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं। तो आपको क्या डर, क्या खौफ है? कम से कम अब तो आप ये कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भाई आप कहते हैं कि दस्तूर में मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं है, तो आपने खुद कर दिखाया ना। उस पर अमल भी हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में 10% रिजर्वेशन पर आला जात के लोगों के लिए, जिसमें मुसलमान भी शामिल है, मैंने आपसे कहा है। तो इनका दिल, इनकी नीयत साफ नहीं है और ये फिरका परस्त है। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि आपने 10 वाइस चांसलर का तकर्रुर किया, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है, जबकि उसमें बताते हैं कि हमने वाइशिया को भी लिया है, चीफ मिनिस्टर की जात के एक आदमी को भी, वल्मा को भी लिया है, कापू को भी लिया है, बैकवर्ड क्लास को भी लिया है, लेकिन मुसलमान का नाम नदारत है। क्या मतलब है इसका? साफ जाहिर है कि आप फिरका परस्त हैं। 7 अरकान को आपने नॉमिनेट किया तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। आपने छोटे छोटे जातों को लिया, अपने जहन में रखा और उनको जो है नुमाइंदगी दी। वैश्या कितने हैं साहब, कितने हैं वैश्या? 1% भी नहीं है। वेलमा 2% है।
तो इन सबको आपने रिजर्वेशन दिया और 16% वाली तबके को आपने रिजर्वेशन नहीं दिया। तो साबित हो रहा है कि आप जो है मुसलमानों के तय अच्छा रवैया आपका नहीं है। और एक मुसलमान वर्षों से जो है आपके पास कैबिनेट में है, जबकि मिनिमम 2 होने चाहिए। एक ही मिनिस्टर से काम चला रहे हैं आप। और आप जानते हैं कि सबसे बड़ी जो है एक ग्रुप है मुसलमानों का, उनको नजरअंदाज करना साफ जाहिर करता है कि आपकी नीयत साफ नहीं है। जी, हमारे साथ फरत इब्राहिम साहब भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कारकुन हैं। इब्राहिम साहब, तेलंगाना के 7 साल को आपने पूरा देखा, चूंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप बेहतर जानते हैं कि मुसलमानों की तरक्की किन किन शोबों में इन 7 सालों में हुई है जो पिछले जो है 7 साल पहले नहीं हुई थी, पिछली सरकारों में नहीं हुई थी। क्या दिखाई देता है? मेरी आंख से तो कुछ नजर नहीं आता आज तक। तो मेरे देखने में तो आज तक कुछ नहीं आया। बट ये जरूर हुआ है कि मुसलमान बद से बदतर हालात में जाते जा रहे हैं। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमान 7 साल पहले जो था उससे और बदतर हुआ है, मगर उसका कोई बेहतर नहीं हुआ। जी, अभी आप एक सिंपल सी बात है, आप बताते हैं कि भाई मैं वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर्स दूंगा। जी, ये पावर्स देने में क्या 25 साल लगेंगे? क्योंकि हमारी जो जरूरत है वो इस वक्त ये है कि हमारा असासा यानी कि वक्फ बोर्ड के अंदर 5 लाख करोड़ के रुपयों की जायदाद है। जी, ये अगर हमारे मुसलमान भाई और बहनों को मिल जाए तो किसी के पास मांगने की जरूरत ही नहीं है। हम खुद अपना फंड बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे 5 लाख करोड़ जो है दबा के बैठ गए हैं ये लोग। आप कभी सुने हैं कि वक्फ बोर्ड की जो रिकॉर्ड रूम है, उस वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को सील कर दिया गया है? क्या वजह है उसको सील करने की? क्या उसके अंदर कोई चोरी के डॉक्यूमेंट्स है, या उसके अंदर कोई गैर गलत डॉक्यूमेंट्स है, या उसके अंदर ड्रग्स है? क्या चीज है जो इसको सील करते हैं? ये मुसलमान के मुस्तकबिल को सील करने की बात है। सरकार ने तो उस वक्त ये सफाई दी थी कि जिस तरह की धांधलियां हो रही थी, जो गलत चीजें हो रही थी, उस पर रोक लगाने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। कितना टाइम लगता है सर रोक लगाने में? क्या और एक 10 साल लगेंगे रोक लगाने में? जी, 5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी, जो किसी गवर्नमेंट से मांगी भी नहीं है। एक मुसलमान भाई ने दूसरे मुसलमान भाई के लिए छोड़ के गई है वो प्रॉपर्टी आपको देने में जब आनाकानी है तो फिर हम आपसे क्या तवक्को रखें? हमारी प्रॉपर्टी अब जब हमको नहीं मिल सकती तो दूसरे की प्रॉपर्टी पे हम क्या उम्मीद रखें आपसे कि आप हमारी फलाह और बहबूदी के लिए कुछ करेंगे? हमारे को तो कोई उम्मीद ही नहीं है। जी, आप जुडिशरी पावर्स नहीं दिए। एक सिंपल सी बात बोलता हूं, चलिए ये कानूनन बात है, इसके अंदर कानून हर चीज लगती है। ये चीज आप क्यों नहीं सोचते कि 119 MLA के सीट्स है मतलब तेलंगाना में। जी, पिछली मर्तबा आप एक आदमी को दिए, इस बार भी एक ही आदमी को दिए। क्या हमारे में उतनी काबिलियत नहीं है? क्या हमारे लोगों में उतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है कि जाके एमएलए का इलेक्शन लड़ सके? आप समझिए कि इतने बड़े तेलंगाना का रिप्रेजेंटेशन एक एमएलए कर सकता है? ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। ठीक, वी नीड अ फोर्स एंड यू आर स्ट्रांगली अवॉइडिंग टू सी दैट फोर्स। ठीक, शुजात साहब, जैसा कि फरत इब्राहिम कह रहे हैं कि 119 अरकान असेंबली में सिर्फ एक कैंडिडेट को लेकर आप जो है चेहरा रखते हैं सामने। क्या मुस्लिम नुमाइंदगी असेंबली में न होना यह भी एक नुकसान है अक़लियतों का? देखिए, अगर कम से कम अक़लियतें भी हो और रियासत का चीफ मिनिस्टर संजीदा हो तो एक भी मिनिस्टर की जरूरत नहीं है। जी, आप अकेले खड़े होकर के मुसलमानों की खिदमत कर सकते हैं। तमाम जीओज आपके हक में है, रिजर्वेशन आपके हक में है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाइए। मुसलमान, देखिए, ऐसे मुसलमान जो सिर्फ नाम के मुसलमान हों, काबीना में जाते हैं, उनको मुसलमानों का दर्द नहीं है तो कोई मायने में मतलब नहीं है। चीफ मिनिस्टर एक एक इश्यू से वाकिफ है, मुसलमानों के पढ़ाई के इश्यू से वाकिफ है, इकोनॉमिकल इश्यू से अच्छी तरह वाकिफ है, मुलाजिमतों के पोजीशन से वाकिफ है, और वो खुद चाहें तो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, नुमाइंदगी बढ़ना अच्छी बात है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन नुमाइंदगी वो जो एमएलए बढ़ जाएंगे, किससे नुमाइंदगी करेंगे? और नुमाइंदगी सीएम से करेंगे। अगर सीएम का जहन साफ ना हो तो कोई फायदा नहीं है।
बिल्कुल। आपको अरकान की तादाद बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। फरज साहब, आपने जो इशू उठाया कि मुस्लिम तो नुमाइंदगी, इनकी चलिए नीयत ठीक साफ नहीं है, है। शुजात साहब का तो ये 7 कहना है साल कि में जब चीफ मिनिस्टर तमाम हालात से वाकिफ हैं, उसमें मुस्लिम नुमाइंदगी हो ना हो, वो खुद अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन आपने, शुजात साहब, आपने भी देखा ही होगा असेंबली में जो मुस्लिम नुमाइंदे दूसरी पार्टी के हैं, मेरा इशारा एमआईएम की तरफ है, अक्सर आपने देखा होगा एमआईएम की तरफ से कई बार मुतालबात किए जाते हैं, चाहे वो अनीसुल गुरबा का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, वक्फ की ज़मीनों का मामला हो, या फिर डीएससी, खासकर मैं बात करूं उर्दू ज़बान के लिए स्कूल टीचर्स के लिए डीएससी का मुतालबा हो। ये कई मुतालबे जो है असेंबली में उठाए गए। एक अपोजिशन के तौर पर वो उठाते ज़रूर हैं, सरकार को खुद भी मालूम है ये सारी चीज़ें, फिर ये मामला लटकता कहाँ है फरहद साहब, होता क्यों नहीं? लटकने की कोई बात नहीं है। देने वाले की अगर नीयत देने की है तो वो किसी भी तरह दे ही देता है। तो फिर असेंबली में ये तमाशा क्यों? ये तमाशे की तो गवर्नमेंट है ना मेरे भाई। तमाशे के अलावा इसमें और क्या हो रहा है बताओ आप मेरे को। ये एक चीज देखो आप, 1,70,000 करोड़ का हमारा बजट है जी तेलंगाना का। मुसलमानों को आप क्या देते? 1,000 करोड़ देते हैं आप, वो भी पूरे इस्तेमाल नहीं होते। ये मतलब ये कोई इंसाफ है? ये कोई मतलब कोई इक्वेशन आपको समझ में आता है तो बताइए। इसमें तो कोई मतलब मुसलमान बिल्कुल मतलब बैड टू वर्स्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है जी। उनको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कोई मौका ही नहीं है। अब ये सिंपल सी एक देखिए आप, ये उर्दू टीचर्स का इशू है जी। अब वो उर्दू टीचर्स का इशू, एक 850 पोस्ट भरने के लिए जी आप कितने टाइम लगा दिए जी, आप कितना वो करें, और उसमें अभी तक भी सिर्फ 500 सीट मतलब 500 वैकेंसीज फुलफिल हुए हैं, अभी बाकी तो वैसे ही है जी। ये तो साफ इंडिकेशन है कि भाई तुम जैसे है वैसे रहो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और महम मसला है जिसपे हमारे उलमाए दीन, हमारे मुफ्ती, ये लोग पता नहीं इनको क्या वो है कि अल्लाह बेहतर जानता है, लोग कभी इस पे तवज्जो नहीं दिलाते आम मुसलमान को। नहीं, मुलाकात तो होती है चीफ मिनिस्टर से, वक्तन फौक्तन उलमा की मुलाकात होती है मुस्लिम नुमाइंदगी के लिए कि भाई मुसलमानों की ये मसाइल है, तो क्या उलमा ये बात नहीं करते हैं चीफ मिनिस्टर के सामने? आपको नहीं लगता? एक बहुत सिंपल एक बात समझाता हूं मैं आपको जी। ये स्टाइफन देते हैं इमाम और मौजन को जी। स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें से 22,000 करोड़ जो स्टेट गवर्नमेंट कमाती है जी, वो रेवेन्यू जो आता है वो लिकर के थ्रू आता है। ठीक। अब मैं आपको टीआरएस वालों को जरा जल्दी समझ में आए जैसा मैं आपको एक चीज समझाता हूँ आपको जी। एक बड़ा ड्रम है, उसमें लाके ये भैंस का भी दूध डाल रहे, वो भैंस का भी दूध डाल रहे, हर भैंस का दूध डाल रहे, फिर उसमें से एक लोटा निकाल के मुसलमान को दे रहे। वो कौन सी भैंस का दूध है किसको मालूम है? आपको ये लिकर की जनरेट करी हुई इनकम है, ये कहां से इनकम ये आई है, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। और ये आप सोच के देखिए कि एक इमाम और मौजन को किस तरीके से करप्ट किया जा रहा है। ये आपकी बात है, लेकिन ये अलग इशू है। सरकार अपने फंड से ही ये सारी चीजें देती है, लेकिन कहां से फंड आ रहा है क्या है ये इसको तो बहुत देखिए आप, ये अलग उलमा खुद गौर करेंगे, अहम बात है जी। बिल्कुल शुजात साहब, फरज साहब ने इशू उठाया, आपने भी कहा कि नुमाइंदगी हो ना हो मुस्लिम लीडर्स की, लेकिन चीफ मिनिस्टर को सब जानते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां पर बहस होती है, असेंबली में बहस होती है, बातचीत होती है, फिर उस पर यकीन दहानी भी कराई जाती है कि हम हाँ ये कर देंगे। अब मैं 2017-2019 तक की भी कई डिमांड्स हैं जो असेंबली में की गई थी, चाहे वो डीएससी का मामला लेकर हो, अनीसुल गुरबा की जो बिल्डिंग तामीर हो रही है, लंबा वक्फा हो गया, बार बार रिव्यू मीटिंग होती है, पैसा सेंक्शन होता है, डिज़ाइन में कुछ को लेकर कुछ बातें होती है, इंस्पेक्शन होता है, दौरे होते हैं, लेकिन बिल्डिंग अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। हालांकि वो यतीमों की बिल्डिंग है, गरीब बच्चों की बिल्डिंग है। क्यों नहीं ये काम जो है, ये छोटा सा शहर के बीचों बीच है, ये भी नजर नहीं आता? क्या वजह लगती है आपको? वजह एक ही है जिलानी साहब, मैं जो बार बार कह रहा हूं जी कि ब्यूरोक्रेसी मुतासिब है, चीफ मिनिस्टर का जहन और नीयत साफ नहीं है। अगर चीफ मिनिस्टर सख्त हो जाए तो कोई माने नहीं है कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स पर अमल हो सकता है। अभी टीचरों की बात हो रही थी, उर्दू टीचरों की बात हो रही थी, जो वैकेंसीज रखे हुए हैं वो वैकेंसीज एससी और एसटी के हैं। तो कई बार सीएम ने खुद कहा असेंबली में
कि हम जो है वो उसको डी रिजर्वेशन कर देंगे। जब डी रिजर्वेशन हो जाएगा तो ये मुसलमान ही को जॉब मिलेगा, क्योंकि एससी और एसटी में उर्दू जानने की सलाहियत है नहीं, उर्दू से नावाकिफ है वो लोग। तो उन वजूहात की बुनियाद पर आपका अपॉइंटमेंट नहीं करना बार बार ये साबित कर रहा है कि आपकी नीयत साफ नहीं है। मैं नीयत की बात कर रहा हूं, रूल्स काफी अच्छे हैं। अभी देखिए हर जिले में एक पीआरओ की बात की गई, कुछ जिलों में पीआरओ का तकर्रुर किया गया। अब 32 अजला हैं, 32 अजला पे पीआरओ का तकर्रुर नहीं किया गया, जबकि 32 अजला बनकर काफी अरसा हो चुका है। क्यों नहीं करते आप? पीआरओ कमिश्नर ऑफिस में पीआरओ की जो है वैकेंसी निकाली गई है उर्दू जानने वाले की, मुसलमान की, ताकि जो है फीडबैक मिल सके हुकूमत को सही ढंग का कि कहां पर क्या मसला है, किस तरह से जो है वहां पर बेहतरी पैदा की जा सकती है। ये सारी चीजें आपने निकाले, आपका जीओस हैं, लेकिन आप खुद उस पर अमल नहीं करते। तो आप मुझे बताइए कौन करेगा अमल? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने जो बातें कही, जो वादे किए, असेंबली में बाकायदा बहस होती है इस पर। उस बहस के बाद चीफ मिनिस्टर यकीन भी दिलाते हैं, यकीन दहानी के बाद भी वो काम अभी तक नजर नहीं आते जमीन पर। हमारे साथ टीआरएस लीडर श्रीधर रेड्डी, स्पोक्स पर्सन है टीआरएस के, श्रीधर रेड्डी, काफी देर हो गई है, उनको भी जोड़ लेते हैं। श्रीधर जी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका स्वागत है श्रीधर जी, बहुत देर से आप जुड़े हैं। यहाँ पर जो दो मेहमान हैं, फरहत इब्राहिम जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, सुजात अली सूफी साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, इन दोनों ने इश्यूज उठाए हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन का एक इशू है, इस पर काफी सियासत हुई। वाइस चांसलर मुस्लिम्स हाल ही में तकर्रुर हुए हैं, तो मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं है। टीएसपीएससी में मुस्लिम मेंबर नहीं है पहली बार, और साथ ही वक्फ बोर्ड को जुडिशरी जो पावर्स हैं ये अभी तक नहीं है। ये सारे वादे खुद सरकार के किए हुए हैं, क्यों नहीं जमीन पर उतरते ये वादे? श्रीधर रेड्डी जी। जो काम किए हैं माइनॉरिटीज के लिए वो मुद्दा कभी नहीं उठाएंगे। मेरे जो भाई लोग जो भी है वहां पर अभी बैठे, चलिए आप वो भी बता दीजिए, बिल्कुल बता दीजिए, वही बताइए। तेलंगाना स्टेट में जी, तेलंगाना हासिल होने के बाद, सेपरेट तेलंगाना बनने के बाद, बाकायदा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने माइनॉरिटी वेलफेयर में, माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए, उन लोगों के एजुकेशन के लिए, उन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, उन लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सारे जो काम हमारे गवर्नमेंट किए हैं, और वो बात भी करनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप पूरे तेलंगाना आप देखिए, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में 2008 से 2014 तक जो पूरा खर्च किया था माइनॉरिटी वेलफेयर में, बड़े बड़े बातें बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी ने, 812 करोड़ 6 साल में। मैं आपको बताना चाह रहा हूं 2008 से 2014 से अभी तक 7 साल में तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट में चंद्रशेखर राव साहब के नेतृत्व में हम लोग जो खर्च किए हैं 5712 करोड़। कहां 800 करोड़, कहां 600 करोड़, इसका मतलब आप देखना चाहिए। और जो पहले एजुकेशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का जी आपको था, रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस 12 थे, और हमारे गवर्नमेंट आने के बाद अनदर 192 उसको जोड़ करके अभी जो 200 से ज्यादा माइनॉरिटी रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं। उसमें 50% जो है वो गर्ल्स को है। मतलब ये सेक्शंस में एजुकेशन की जरूरत ज्यादा है जी, और इन लोगों को अपलिफ्ट करना है बोल के गवर्नमेंट में इतना काम उठाया है। और जो शादी मुबारक, इससे पहले जो गरीब या लोअर मिडिल क्लास माइनॉरिटी भाइयों को या फैमिलीज को कभी गवर्नमेंट के तरफ से मदद नहीं मिलता था जी। शादी मुबारक हर साल आप देखिए कम से कम 150 करोड़ का खर्चा शादी मुबारक के लिए या मुस्लिम बहनों के लिए दी जा रही है। ठीक, इसको छोड़ के जो है दो काम एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं हम जी। देखिए ये आप समझना चाहिए, जो चीफ मिनिस्टर ओवरसीज इंश्योरेंस एजुकेशन स्कीम, उसके लिए पैसे दे रहे हैं, बाहर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं मुस्लिम जो माइनॉरिटी के जो लड़के हैं जी, छात्र है, और उसके अलावा कुछ जो सिविल सर्विस पढ़ना चाहते हैं, एक 100 लोगों जी, जहां उन लोगों को जाना है ट्रेनिंग के लिए, वहां भेजने के लिए जी गवर्नमेंट तैयारी है, वो पैसे भी दे रहे हैं जी। ये सब काम जो हो रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट के तरफ से हो रहा है। और मुस्लिम इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के लिए कोकापेट में 10 एकड़ की जमीन दी गई, और उसका काम चलाने के लिए अभी गवर्नमेंट रेडी है। और वक्फ बोर्ड जो स्ट्रेंथन किया गया तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद, 1 एकड़ का जमीन भी बाहर गया नहीं है, और गवर्नमेंट इज प्रोटेक्टिंग द लैंड्स ऑफ
मुस्लिम माइनॉरिटीज, जी बोर्ड को स्ट्रेंथन दिए गए। और आप अभी देखिए, जैसा इन लोग बता रहे थे TSPSC में नहीं है या इधर नहीं है उधर नहीं, मैं वो चर्चे में, पॉलिटिकल चर्चे में नहीं जाना चाहता हूँ। ऐसा है तो ये स्टेट का होम मिनिस्टर जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और मोहम्मद अली साहब हैं, और वैसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस में मुस्लिम माइनॉरिटीज है। और यहाँ के मुस्लिम कल्चर हो, उन लोगों का आइडेंटिटी हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है, ख्वाबों में ख्यालों में चंद्रशेखर राव साहब ने उसके नेतृत्व में तेलंगाना गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक, और पहले कभी भी नहीं किए थे। जब रमजान जो इफ्तार होते हैं, इफ्तार दावत जो है जी, कभी हम लोग तेलंगाना हासिल करने के बाद बड़े हजूरबाद से बड़े हम लोग एक गर्व से कर रहे हैं। अभी सब लोग मिलजुल के हम लोग, और एक गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर साहब के नेतृत्व में मुस्लिम माइनॉरिटी। फरज साहब, अब आपने जैसे शुरुआत की थी कि कहीं कुछ नजर नहीं आता, वादे जमीन पर नहीं है। श्रीधर कहते हैं कि टिमरीज बड़ी मिसाल है माइनॉरिटीज के लिए, शादी मुबारक ये काम है इनका, और ओवरसीज स्कॉलरशिप की भी बात इन्होंने कही, ये माइनॉरिटीज के लिए एक बड़ा काम है। एजुकेशन को लेकर, उनके वेलनेस को लेकर ये काम सरकार ने किए, कुछ तो काम सरकार ने किए हैं, इसको मानना पड़ेगा। फरहद साहब, ये बात ऐसी है मेरे भाई, ये वो इतना हो गया कि भाई वो कर रहा था मुरव्वत भी दिल लगी की तरह। आपका स्टेट बजट जो है जी 1,70,000 करोड़ है, आप 150 करोड़ रुपए शादी मुबारक में देख के बोल रहे हैं कि भाई आज तुम्हारा काम हो गया। ये इक्वेशन सही नहीं है, ये इक्वेशन सेट भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप कहीं पे भी आप इंसाफ की बात कर रहे हैं तो फिर पूरा इंसाफ होना नहीं। माइनॉरिटीज के कई सेक्शन है फरहद साहब, माइनॉरिटीज के कई सेक्शन है। देखिए, एजुकेशन को लेकर टिमरीज की मिसाल श्रीधर रेड्डी ने दी, ठीक है, गरीब लड़कियों की मुस्लिम शादियों की एक मिसाल उन्होंने दे दी, ओवरसीज स्कॉलरशिप की तक मिसाल दी थी। ये पूरे मिला के 500 करोड़ रुपए नहीं होते सर। जी श्रीधर रेड्डी, पूरे मिला कितना होना चाहिए? चलिए ठीक है, कितना बजट होना चाहिए माइनॉरिटीज के लिए? आप 12% रिजर्वेशन बोले, इधर नहीं है तो इकोनॉमिकली तो दो आप, इकोनॉमिकली तो दो आप। जी श्रीधर रेड्डी, जितना बजट होना चाहिए आबादी के लिहाज से, उतना बजट खर्च नहीं करती सरकार। नहीं, गलत बात कर रहे हैं जी। ये साल 2021 और 22 के लिए जी 1600 करोड़ 1602 करोड़ एलोकेशन किए थे, वो पिछले साल से ज्यादा है। पिछले साल ने हम लोग 1513 करोड़ का बजट दिए थे। मैं आपको पहले ही बताया, पूरे 6 साल कांग्रेस गवर्नमेंट ने 800 करोड़ खर्च किए, तो हम लोग 6000 करोड़ खर्च किए, और हम लोग इसको ज्यादा नहीं समझते। ये हमारा जिम्मेदारी है, हम कर रहे हैं। और आपको मैं एक बात बोलना भी मैं मतलब भूल गया था, ये जो बस्ती जो दवाखाना है हैदराबाद में, पूरे 262 बस्ती दवाखाना अभी चल रहे हैं। जितने मुस्लिम माइनॉरिटीज जो एरियाज है, वो एरियाज में मेरे ख्याल से मोर देन 70% पिछले जो भी गवर्नमेंट हो अभी जो मोहल्ले में है, ये तो एक जनरल स्कीम है, ये पूरे आप जो है रियासत में रखेंगे। ये माइनॉरिटीज के लिए स्पेशली आप तो मुख्तस नहीं कर रहे ना, वो तो हर एरिया में लगेगा जहां तो सभी लोग जाएंगे, सिर्फ माइनॉरिटीज तो इस अस्पताल में नहीं जाएंगे। श्रीधर जी, एक और चीज है यहाँ पर, एक और एक चीज उठाई गई थी कि हज हाउस की जो बिल्डिंग है, उसके पास की बिल्डिंग की तामीर की बात हर साल असेंबली में इस पर बहस होती है। उसका मामला ठंडे बस्ते में है, ठीक है, उसके लिए रकम दी जाएगी, जल्द तामीर होगा। और डीएससी का जो मामला है वो भी लटका हुआ है। सीटों को जो उर्दू टीचर्स है, उसको रिजर्व सीटों को डी रिजर्व करने की बात हुई थी, कहां तक पहुंचा मामला? देखिए, अभी सेकंड टर्म जो गवर्नमेंट आने के बाद जी, आप 2 साल से देख रहे हैं, एक कोरोना की वजह से जी स्टेट के जो फाइनेंशियल सिचुएशन है और बाकी जो प्रायोरिटाइज्ड इश्यूज जो है जी, थोड़ा बहुत उसमें मतलब गवर्नमेंट के ये जो सिचुएशन के हिसाब से उन लोग वो काम सीरियस नहीं है या प्रायोरिटी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, इट इज टेकन इन प्रायोरिटी। मगर कोरोना की वजह से थोड़े चीज मेरे ख्याल से डिले होते होंगे। मगर मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, अभी आप लोग बोल रहे थे TSPSC में पहले थे, और जो वाइस चांसलर है उसमें है, और कई पोजीशंस में तेलंगाना स्टेट में एक तरफ से बीजेपी जैसा दूसरे पार्टीज ने गवर्नमेंट की तरफ उंगली उठाते हैं कि आप, लेकिन कोरोना ने किसी मुस्लिम नुमाइंदे को अपॉइंटमेंट करने के लिए नहीं रोका है। कोरोना ने ये तो नहीं किया ना, सारे काम सरकार कर रही है, तो एक मेंबर को शामिल करने या एक वाइस चांसलर को अपॉइंट करने में
कोरोना कहाँ रुकावट बन रहा है? नहीं, मैं कोरोना आप जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस जो है ना जी, हज के वो जो बाकी चीजों में के मैं बता रहा हूँ जी, ये इसके लिए कोई रोकते नहीं, मगर आप देखना चाहिए तेलंगाना के आने के बाद जी, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस में मुस्लिम माइनॉरिटीज हो, दूसरे माइनॉरिटीज हो, उन लोगों को इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। मैं आपको बताया था, लेकिन वक्फ बोर्ड का मसला हल नहीं हो रहा है। ये शुरुआत में शुजात अली साहब ने भी उठाया और फरद साहब ने भी उठाया। वक्फ के मामले में अगर सरकार साफ नीति से काम करे तो माइनॉरिटीज के कई इश्यूज हल हो सकते हैं वक्फ के इश्यूज पर। मैं वही बता रहा हूँ, वक्फ के इश्यूज में हो या दूसरे जो भी इश्यूज है जी, आप तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन सेक्टर में, जो वेलफेयर सेक्टर में जो देखभाल अभी कर रहे हैं उसको देखे तो कोई भी ऐसे चीजों में हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। जरूर आने वाले दिनों में जो चीजें अभी रुकी हुई हैं कोरोना के बाद इस पर इंप्लीमेंट होगा। चलिए, हाँ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। श्रीधर जी आप लेट हमसे जुड़े, कोई बात नहीं, लेकिन आपने तकरीबन चीज़ों के जवाब दिए हैं। लेकिन फिर भी जो कई ऐसे काम हैं आपने भी कबूल किया है कि कोरोना की वजह से कुछ रुकावटें हुई ज़रूर हैं, लेकिन बाद कोरोना के देखेंगे कि तेलंगाना सरकार माइनॉरिटीज़ के लिए जो रुकावटें अभी तक हैं, चाहे वक्फ बोर्ड का जुडिशल पावर की बात हो, और स्कॉलरशिप में जो वादे किए गए थे वो किस हद तक दिया गया है, ये भी तस्वीर साफ होगी। आप तीनों मेहमानों का, फरद साहब आपका, शुजात अली साहब आपका और श्रीधर रेड्डी जी आप तीनों का बेहद शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तेलंगाना डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।